अस्सलामुअलैकुम। द वी लोग शो में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, नौशीन बुखारी, लोगों की कहानियाँ लेकर उनकी ज़ुबानी यहाँ पर आपके साथ। गर्मी से एकदम से सर्दी में आना बड़ा अजीब लग रहा है मुझे। पिछला हफ्ता हमारा जो है वो थाईलैंड में गुजरा था, आप लोगों को थाईलैंड की सैर कराई, वहाँ पर गर्मी थी, मौसम बड़ा अच्छा था। फिर जब जैसे यहाँ पर लैंड किए तो एकदम से शदीद सर्दी हो गई। जिस तरह से मौसम का उतार चढ़ाव होता है, इसी तरह ज़िंदगी का भी उतार चढ़ाव होता है हर इंसान के साथ। तो इसी किस्म के कुछ उतार चढ़ाव के साथ हमारे साथ जो आज के मेहमान मौजूद हैं, वो अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ हमें सुनाएंगे, बताएंगे कि उनकी क्या लाइफ लेसन्स थे, क्या उन्होंने सीखा ज़िंदगी से। ताल्लुक़ उनका मौसीकी से है और पिछले कई सालों से 25-30 सालों से वो मौसीकी के शोबे से जो है वो मुंसलिक हैं। और मौसीकी में भी ख़ुसूसी तौर पर जो उनका शगफ़ है वो है सूफ़ीज़म के साथ, सूफ़ी कलाम के साथ। बहुत बेहतरीन गाते हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, इंतज़ार कर रहे हैं। अगेन मैं ज़्यादा इंतज़ार करवाना जो है पसंद नहीं करती। हमारे साथ हैं अरीब अज़हर और उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो अपने इतने कीमती वक्त में से हमारे लिए कुछ लम्हात निकाल कर यहाँ आए हैं। हम उनके साथ उनकी ज़िंदगी की कहानियाँ सुनेंगे, जो कुछ वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, अपने दिल की बातें हम उनके साथ करेंगे, आपको सुनाएंगे। और साथ में ठंडी ठंडी फ़ज़ा जो ट्रेल 5 की है और यहाँ पर जो चिड़ियाँ बोल रही हैं, यहाँ पर जो कुदरत ने अपना एक समा बांधा हुआ है, वो भी साथ साथ आप उसको महसूस करेंगे। तो चलते हैं हम जाके अरीब अज़हर से उनकी ज़िंदगी की कहानियाँ सुनते हैं। जी, हम इस वक्त बैठे हुए हैं अरीब अज़हर के साथ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इनकी जो एक्सक्लूसिविटी है वो है सूफ़ी कलाम। वैसे तो हर तरह के गाने मैंने इनसे सुने हुए हैं। अरीब, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। थैंक यू। अभी जब मैं बात कर रही थी आपके बारे में तो आपके गाने मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। अच्छा। अंग्रेजी भी, उर्दू भी, हर तरह के, पंजाबी भी, इतनी आपने वैरायटी। कहा कि मैं बिल्कुल तरह तरह की चीजें गाता हूँ, लेकिन मेरी पहचान जो है वो सूफी कलाम ही होती है। मज़ा उसी में आता है, लेकिन आपकी आवाज़ हर गाने में जो ना बेहतरीन है। अरे ये बात बताइए कि एक तो मौसीकी से तो हर एक को शगफ होता है, लेकिन आपने ये कैसे सोचा कि यू हैव टू मेक इट एज अ परमानेंट प्रोफेशन? यार ये मैंने पहले तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। हालांकि बचपन से मैं म्यूजिक कर रहा हूँ और गा रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ। उस वक्त बचपन में जब कराची में व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप और ज़ियाउल हक का ज़माना था और हमारा पूरा खानदान बड़ा इनकलाबी होता था। अच्छा। तो उस वक्त जो है मैं जो गिटार पे इनकलाबी गीत गाया करता था जलसे जुलूसों पे। सही। और मेरे लिए म्यूजिक यही था। मेरे लिए म्यूजिक था कि आप कुछ मैसेज दे रहे हैं, आवाम के लिए कुछ आप कर रहे हैं। मतलब वो शुगल वाली बात नहीं थी। मेरे लिए वो वाला नहीं था कि आपने कोई जी स्टार बनना है या आपने कोई करियर बनाना है। सही। मेरे जो इंस्पिरेशंस भी थे वो इसी तरह के थे। एक साउथ अमेरिका का चिले का विक्टर हारा was this great singer songwriter। उसके मैंने काफी सारे गाने स्पेनिश में याद किए। सही। उस जमाने में हमारे अपने भी तो जालिब और फैज का कलाम वो जोरों भी पे गाया था। करते थे हम। बिल्कुल, फैज साहब से तो जालिब साहब से भी मुलाकातें भी रहीं। अच्छा, फैज साहब तो हमारे घर आया करते थे, अब्बा के दोस्त थे और बिल्कुल उनके सब सामने मैंने परफॉर्म किया है। सही। तो उसके बाद फिर जब मैं बाहर चला गया पढ़ाई के लिए क्रोएशिया, और वहाँ पे फिर मैंने म्यूजिक तो था रचा हुआ। सही। तो फिर वहाँ पे मैंने मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलके मुख्तलिफ चीज़ें आजमाई, ट्राई किया एंड फाइनली फिर हमने एक अपना बैंड बना लिया आयरिश म्यूजिक का। अच्छा, क्रोएशिया में आयरिश म्यूजिक का बैंड जिसका लीड सिंगर अरीब पाकिस्तानी। ओके। मतलब उस जमाने में आप लोग जो ग्लोबलाइजेशन सही बात है पे चल रहे थे। और हमारा नाम था द शैमरॉक रोवर्स। वेरी नाइस। तो वो हम ठीक ठाक, हमारी एक फॉलोइंग ज़ाग्रेब में बन गई थी और फिर हमने टूर किया ऑस्ट्रिया, जर्मनी में, आयरिश पब्स वगैरह में जाके। सॉन्ग्स आप खुद लिखते थे या कवर सॉन्ग्स? नहीं, एक आध हमने लिखे थे खुद, अदरवाइज दे वर आयरिश फोक म्यूजिक। अच्छा। मुझे हमेशा फोक म्यूजिक से दिलचस्पी रही, क्योंकि फोक म्यूजिक भी वो एक अवामी कनेक्टिंग होता है। कनेक्टिंग बिल्कुल। तो वहाँ पे फिर वो आयरिश फोक म्यूजिक, बाल्कन फोक म्यूजिक, और वहाँ पे मुझे जो है एहसास हुआ कि यार ये अब शौक से बात आगे निकल गई है, ये अब कुछ एक कॉलिंग है। सही। तो यानी कि क्या कहते हैं, हमारे हुक्म आया, डिसीजन हो गया। हाँ, एक हुक्म है सही कि करना है। सही। तो फिर उसको मैंने जरा उस तरह सीरियसली लेना शुरू किया। लेकिन सीधी बात है, क्योंकि मेरी रगों में और मेरे खानदान में तो कभी बिजनेस करना तो वो था ही नहीं। हमारे खानदान में तो बिजनेस को एक गाली समझी जाती थी। मैं इसी पॉइंट पे आना चाह रही थी कि आर्ट जो है उसमें चूंकि आपका फैमिली बैकग्राउंड है, माशाल्लाह, आपके वालिद भी, कौन नहीं जानता उनको, इसमें कितना रोल प्ले करते हैं? आपने अगेन आर्ट लंगर भी आगे इसके नाम से प्रोजेक्ट शुरू किए, तो आर्ट की परवरिश में खानदान कितना किरदार अदा करता है?
खानदान, मेरा ख्याल में कि खानदान तो बिल्कुल करता है। जो खानदान बैंकर्स जिस खानदान में भरे होते हैं तो बैकग्राउंड मैटर्स, फिर वो बेटा भी अच्छा बैंकर बनता है। सही। और जो खानदान मिरासियों का होता है वो फिर मिरासी अच्छे तो मिरासी का मतलब जो है अरबिक में वो बहुत हैवी है, मिरास वाला, बिल्कुल विरसे वाला। बिल्कुल। हमारे यहाँ पता नहीं क्यों उसको गलत मतलब दिया जाए। मैंने इसमें एक आर्टिकल लिखा था काफी साल पहले, कोई 10 साल हो गए मेरे ख्याल में, डॉन में। अच्छा। वो अभी तक इंटरनेट पे अगर आप गूगल करें, सही, प्राउड टू बी मिरासी, मैंने आर्टिकल लिखा था और उसमें बिल्कुल यही लिखा था कि मिरास का तो मतलब होता है विरसा। बिल्कुल। जो विरसे को आगे ले जाते हैं उनको मिरासी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो एक गाली समझी जाती है। इससे पता चलता है कि हमने उस विरसे को हमने क्या दर्जा दिया। बिल्कुल समझा ही नहीं जब तो फिर तो बहरहाल बिल्कुल मेरे खानदान में, क्योंकि वो वालिद साहब का पीटीवी से ताल्लुक, थिएटर से ताल्लुक, वालिदैन का, तो वो तो एक था, वो समझ रखते थे ना, कदर थी उनको इस चीज की। तो और एक बिजनेस से बगावत भी खानदान में और मेरे ख्याल से आजकल वही अब जो है ना टाइम आ चुका है। अब बच्चों से पूछे तो कहते हैं जी हमें तो नहीं है दिलचस्पी बिजनेस और ये सब में। नहीं, लेकिन बिजनेस में नहीं है, लेकिन बच्चों को आजकल पैसे बनाने में तो बहुत एग्जैक्टली यही मैं कह रही हूँ कि दे नो देयर वेज। और आर्ट के थ्रू अब हो रहा है ये अपॉर्चुनिटी, उस वक्त नहीं थी हमारे ज़माने में। बच्चे जो हैं वो एक एक चीज पे उनको पता होता है कि प्राइस किस तरह लगानी है, कितनी लगानी है, वो हमारे ऊपर नहीं था। आजकल वो बिजनेस नहीं कहते, उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। बिल्कुल, उसका जरा थोड़ा महंगा नाम रख दिया पॉलिश करके। सही। अच्छा अरीब, आपकी जिंदगी पाकिस्तान से बाहर भी गुजरी, पाकिस्तान के अंदर भी गुजरी, गए इस्लामाबाद, कराची, आपने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा। हमारा बेसिकली शो जो है वो है वी लोग शो, इट्स नॉट अ वी लॉग शो। अच्छा, वी लोग, लोगों के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, उनकी लाइफ स्टोरीज के बारे में। इन तमाम शहरों में, मुल्कों में रहने के बाद आप किस नतीजे पे पहुंचे कि जिंदगी आपके नजदीक क्या है? काफी हैवी सवाल है, मुश्किल सवाल है। लेकिन जिंदगी क्या? हाँ, लेकिन ये तजर्बे जो आपने किए इतने शहरों में, मुल्कों में, उसका सम क्या निकला आपके नजदीक? जिंदगी में तो खुशियां भी होती हैं, गम भी होते हैं, और लेकिन ये कि मेरा ख्याल में कि एक इंसान को एक बुढ़ापे में ये लगना चाहिए कि हाँ यार मैंने जिंदगी जी है, जो दिल में था मैंने वो आजमाया, कोशिश की, कुछ छोड़ा नहीं। तो मेरा ख्याल में कि अगर एक बंदा एक मुतमईन हो सके तो इससे बड़ी कोई चीज़ तो नहीं है। और बाकी ये कि वो इत्मीनान जो है वो सिर्फ पैसों से नहीं आता। हालांकि पैसे इतने तो चाहिए होते हैं कि आपका घर-बार चल गुजारा जाए, लेकिन हमने देखा है कि बड़े बड़े लखपति लोग भी बड़े डिप्रेशन में होते हैं, एम्प्टी जिंदगी होती है। हाँ, तो इसका मटेरियल वेल्थ से ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल इसका मेरा ख्याल में रिश्तों से भी ताल्लुक है, लेकिन ये कि रिश्ते जो कि इंसान खुद कायम करे, ना कि उसके ऊपर मुसल्लत किए जाए। बिल्कुल। तो अब बाकी बस मेरा ख्याल में एक मुतमईन जिंदगी गुजारना और भरपूर जिंदगी गुजारना, वरना तो सबने। बिल्कुल। और जैसे अभी आपने बात की ना कि बुढ़ापे में कहानियाँ होनी चाहिए इंसान के पास सुनाने को, आपके पास जो लोग बैठे हों वो बोर ना हो। जैसे मैं कितने ऐसे लोगों से मिलती हूँ जो अब रिटायर्ड हैं और उनके पास ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं कि हमारा तजुर्बा उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, और हमें दिल करता है कि बस वो बोलते जाए और हम सुनते जाएं। एंड देन देयर आर पीपल जिन्होंने सारी ज़िंदगी काम किया। आपको याद होगा एक हमारे मैट्रिक की बुक में, अगर आपने पाकिस्तान से मैट्रिक नहीं किया, अच्छा चले, हमारी एक उर्दू की किताब होती थी, हमारे नाज़रीन को पता होगा, उसमें एक कहानी थी कतबा के नाम से, और उसका जो पूरा जो खुलासा था वो ये था कि दैट मैन इज़ वर्किंग हिज एंटायर लाइफ टू अचीव हिज ड्रीम्स, लेकिन उसके पास वक्त ही नहीं निकला अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने का। उसको एक कतबा मिला और उसने उसके ऊपर नाम अपना कढ़वा के और अपना घर बनाना था और उसके बाहर वो कतबा लगाना था, लेकिन वो कतबा उसके घर बन सका, ना उसकी ड्रीम्स पूरी हो सकी, वो मर गया, उसके बच्चों ने वो कतबा उसकी कब्र पे जाके लगाया। तो ऐसी खाली ज़िंदगी गुजारने से बेहतर इंसान थोड़े बहुत तजुर्बे कर ले अगर ज़िंदगी में कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। तो आप इस बारे में हमारे खुसूसन जो यंगर जनरेशन उनको क्या बोलेंगे कि जब अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट योर डोर तो क्या करना चाहिए? मेरा तो ख्याल में कि यू शुड एब्सोल्युटली गो फॉर इट, टेक इट। आजकल जो है ना वो एक ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा एक मटेरियल सक्सेस की तरफ लोगों को धकेलती है, और अब सोशल मीडिया के ज़माने में तो अब वो
उसको दैट्स मेजर्ड इन लाइक्स एंड इन सोशल मीडिया फॉलोइंग। बिल्कुल, अब ये कि नंबर्स की गेम हो गई है। नंबर्स की गेम हो गई है, सारी यानी कि आप पाकिस्तान के सबसे अच्छे बांसुरी नवाज हो सकते हैं बिल्कुल। या वायलिन नवाज हो सकते हैं, लेकिन वो कोई मसला है आपकी लाइक्स कितनी है, आपकी फॉलोइंग कितनी है। आप अपने काम में, किसी काम में भी आप महारत पा सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी वो फॉलोइंग नहीं है, उसको वजन माना तोला नहीं जा जाता, रहा है उसका हाँ वो वजन। तो ये जो तोलने का तरीका है ना, ये काफी अजीब है, और क्योंकि इसका ताल्लुक सिर्फ आपकी महारत से नहीं है, बल्कि आपकी महारत से है ही नहीं। सही। इसका ताल्लुक ये है कि आप ने कौन से ऐसी कोई सेलेबल चीज है आपके पास जो कि अवाम में बिक सके। सही। तो मैं तो समझता हूँ कि ये कंज्यूमर कल्चर आज का जो है, यही है जो हमें बर्बादी की तरफ ले जा रहा है, एक अनसस्टेनेबल लिविंग। लेकिन अब ये कंज्यूमर कल्चर कहाँ से आया? ये भी आसमान से तो नहीं उतरा, ये भी हमने ही बनाया। तो ये मुझे लगता है कि हमारी जो सोचें हैं ना, उनकी रफ्तार इतनी बढ़ गई है कि हम अब उनको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, और वन आफ्टर अनदर हम हर एक के दिमाग में हमारी सोचें दौड़ी जा रही हैं। I hope you're enjoying the tea. यहाँ पे लाने का एक मकसद ये भी था, ये इनकी गुड़ वाली चाय बड़ी जबरदस्त है। बेहतरीन चाय भी, और ये जगह भी जाहिर है इससे इस्लामाबाद के, यही तो मजे हैं। एग्जैक्टली, नेचर भी है, सिटी लाइफ भी है, दोनों का ब्लेंड है यहाँ पे। अच्छा अरीब, अब हम आते हैं आपकी वर्क लाइफ पे। आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पास्ट में भी किए, अभी भी कर रहे हैं, कुछ हमें बताएं पास्ट के प्रोजेक्ट्स का, कहाँ उनकी सक्सेस स्टोरी थी, कहाँ पे आपको चैलेंजेस लगे, और अब जहाँ पे आप खड़े हैं आजकल क्या कर रहे हैं, ये सारी हमें डिटेल्स बताइए। वैसे तो मैंने कोई इतना ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन पास के प्रोजेक्ट्स में अगर बात शुरू कर देंगे तो उसके लिए अच्छा, वो किताब चाहिए। हाँ, मतलब जाहिर है वो बहुत सारी चीजें सही, लेकिन कुछ प्रोमिनेंट ऐसे फीचर्स, फेस्टिवल्स हमने when I with my friend Zija, we set up the Music Mela Festival. Okay. I did 3 editions of that. You did 3 editions of that. Then the Indus Blues documentary project was also my baby when I used to work at Face. तो बहुत बेहतरीन एक डॉक्यूमेंट्री थी, मैंने भी देखी है, बहुत हार्ट टचिंग, बहुत इमोशनल है। जिनको नहीं पता, ये पाकिस्तान में जो हमारे endangered musical instruments हैं उनके बारे में थी, and the musicians and the craftsmen who make them. और फिर हमने एक RTV के लिए मैंने एक 13 एपिसोड की एक म्यूजिक ट्रैवल लॉग किया था, क्रोएशिया और बॉस्निया में जाके अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स के साथ, पुराने दोस्तों के साथ मिलकर। तो पास में कई चीजें हैं, फिर बचपन में थिएटर बहुत किया था। तो अभी प्रेजेंट प्रोजेक्ट्स की तरफ आते हैं। सही। प्रेजेंटली अभी मैं एक थिएटर, आई एम गेटिंग बैक इनटू थिएटर। अच्छा। म्यूजिक मेरा थोड़ा सा बैक बर्नर पे गया हुआ है, और मैं अभी एक थिएटर प्ले लिख रहा हूँ, and we're going to perform the play at in Karachi. अच्छा. Hopefully at NAPA, the National Academy of Performing Arts. और ये कब हो रहा है? ये हो रहा है मिड मार्च को। कराची के अवाम प्लीज मिड मार्च अपना जो है वो तो ये नोट कर लें। मेरा पहला प्ले है जो मैं लिख रहा हूँ, सही, और इसका नाम है दरिया की बेटी, द रिवर्स डॉटर। अच्छा। इसको हम इंग्लिश में भी और उर्दू में भी तैयार कर रहे हैं। सही। जाहिर है कराची में हम उर्दू में करेंगे, और उसके बाद जुलाई में इसकी कुछ रीडिंग्स हम करवाएंगे यूके में। अच्छा अच्छा। तो ये एक हमें प्रोजेक्ट मिला है ब्रिटिश काउंसिल से, एंड इट्स अ ग्रांट व्हिच इज कॉल्ड जेंडर इकोलॉजीज, क्योंकि मेरी जो कहानी है जिस पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा था, एंड देन दिस ग्रांट अपॉर्चुनिटी केम, तो मैंने कहा जबरदस्त इसके थ्रू इसको करते हैं रियलाइज। वो कहानी इज अबाउट अ मॉडर्न डे, वो कहानी है ना उमर मारवी की, शाह लतीफ की, शाह जो रिसालों से, तो वो थोड़ा सा वो एक मॉडर्न कहानी है ऑफ अ मॉडर्न डे मारवी हु इज अ फिशर वुमन एंड अ फार्मिंग फिशिंग वुमन। ओके। एंड उसका जो विलेज इज अंडर थ्रेट फ्रॉम दिस बिग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। ओके। और जो वो उनको निकालना चाह रहे हैं और उनका पानी रोक रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो वो उसके लिए लड़ाई करती है, और जो उस प्रोजेक्ट का जो हेड है, जो ओनर है, वो उमर है।
अच्छा तो वो जो आपस में उनका एक इंटरेक्शन होता है Okay. आजकल की उमर और मारवी का, सो इट्स एन सही। एनवायरमेंटल प्ले वेयर द प्रोटैगनिस्ट सही इज अ वेरी स्ट्रांग फीमेल कैरेक्टर। सही। और पानी से याद आया कि अरीब अजहर का एक बहुत बेहतरीन गाना है कतरा कतरा, Thank हम you. अभी आपको चल के वो सुनवाते हैं। जी वेलकम बैक, उम्मीद करती हूँ आपको गाना पसंद आया होगा। जी अरीब, आप अब बता रहे थे अपने काम के बारे में। बिल्कुल, और ये जी। जो आपने कतरा कतरा अभी चलाया है जी। ये उसी से, क्योंकि मैं चंद साल पहले वैसे तो अब तो हम सबको ही एहसास हो गया है कि माहौलियात इन्वायरमेंट पे काम जो है मेरा ख्याल में उससे ज़रूरी काम और कोई नहीं। तो वो कतरा कतरा जो गाना था उसमें भी, और ये जो हम प्ले करने जा रहे हैं द रिवर्स डॉटर, दरिया की बेटी, इसमें भी बेसिकली जो मैं बताना चाह रहा हूँ लोगों को कि पर्मा कल्चर क्या होता है। अच्छा। पर्मा कल्चर एक बड़ी एक नई साइंस है, और पर्मा कल्चर यानी कि परमानेंट कल्चर, अच्छा। यानी कि सस्टेनेबल कल्चर। सही। तो पर्मा कल्चर ये कहता है कि कुदरत के निज़ाम में क्लोज्ड लूप सिस्टम्स होते हैं, यानी कि एक चीज अगर ज्यादा हो जाती है तो कोई दूसरी चीज भी आ जाती है जो उसको खाती है, बिल्कुल, और वो एक बैलेंस कायम रहता है। सो नेचर में कोई पैंडेमिक्स नहीं होते। पैंडेमिक्स जो है वो मैन क्रिएटेड होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के क्रिएटेड होते हैं। तो पर्मा कल्चर ये कहता है कि हम किस तरीके से वो क्लोज्ड लूप सिस्टम्स अपनी इंसानी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं, सही। उन क्लोज लूप सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा। तो पानी को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से उसको प्रिजर्व करना है, किस तरीके से ऐसा उसको करना है कि वो परमानेंट रहे। सही। हाँ, सो इसकी कई टेक्निक्स हैं। इसमें वो कुछ टेक्निक्स जो है वो उसका जो फलसफा था वो हमने इस गाने कतरा कतरा में मैंने वो बयान किया। सही। शुरू होता है कि कतरा कतरा आपने जमा करना है, फिर उससे करना क्या है। सही। और उसकी कुछ जो प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं वो हम अपने प्ले में भी दिखाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बस एक ये प्रोजेक्ट चल रहा है, और दूसरा अभी मैं एक किताब लिखने लगा हूँ। अच्छा। म्यूजिक ऑफ पाकिस्तान पे, वेरी नाइस, which is going to be a sociological study of the cultures of Pakistan through our music. काफी भारी जिम्मेदारी उठा ली आपने। यार बस मैं असल में चाह रहा था कि मैं कुछ लिखने की तरफ भी वापस आऊं, जिसमें तो बहुत काम है, बहुत काम, बिल्कुल। लेकिन वी विश यू ऑल द बेस्ट, Thank क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ इन पे तवज्जो नहीं दी जाती। हाँ। ज़्यादातर लोग जो हैं वो गूगल की इंफॉर्मेशन पे रिलाई करते हैं कि जी ये बस ये गाना चाहिए या इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, बस वो जो कहते हैं ना क्लिप्स में, शॉर्ट क्लिप्स में बुक कल्चर ख़त्म होता जा रहा है। सो दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव माशाल्लाह, आपने एक किताब लिखने का सोचा है इस पे। हाँ, और मैं तो सोच रहा हूँ कि इस किताब के बाद ये एक कोर्स होगा। अच्छा। और मेरी तो ख्वाहिश ये है कि ये हम जो पाकिस्तान स्टडीज जो पढ़ाते हैं, तो दैट्स अ गुड आइडिया, उसमें पाकिस्तान स्टडीज का हिस्सा होना चाहिए, एक पार्ट होना चाहिए। ये Because कल्चर है, ये कल्चर है ना, हम अपने कल्चर के बारे में तो पढ़ाते कोई नहीं हैं इनकार पाकिस्तान नहीं स्टडीज है, को। बिल्कुल। और हमारे ज़्यादातर जो कल्चर है, फोक कल्चर स्पेशली, जब आप देखें आपका पूरा वो जो डॉक्यूमेंट्री अगर देखी जाए, वो जो इंडस ब्लूज है, तो आप लोग जिस गांव में बैठे हैं, रात को बॉनफायर हो रहा है और लोग वहाँ का कल्चर है वो डांस भी कर रहे हैं, वहाँ का लोकल वो म्यूजिक भी परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी शायरी है जिसके गिर्द म्यूजिक ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। Yes. हम इससे इनकार नहीं कर सकते। और वो जो शायरी है, और वो सिर्फ मतलब एंटरटेनमेंट नहीं है, उस शायरी में पूरा एक जिंदगी जीने का एक तरीका बताया। उनके इलाकों की स्टोरियां हैं उनमें, हाँ। वो बैठ के सुना रहे हैं हर इलाके के जो लोग हैं। तो अगर ये खत्म हो जाए तो फिर पाकिस्तान तो एक खोखली किसी चीज बोरिंग हो जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली। कि अक्सर बाहर के जो लोग आते हैं बैरून मुल्क से, तो वो कहते हैं हमें गांव लेके जाएं। वो शहर की जिंदगी को वो पीछे मारते हैं, बैग उठाते हैं, कहते हैं हमें नॉर्थ ले जाएं, हमें साउथ ले जाएं। गांव की जिंदगी जब वो देखते हैं और वहाँ पे वो लर्न करते हैं इस कल्चर के थ्रू, तो वो वहीं के होके रह जाते हैं। सिंध में बल्कि एक साहब हैं जो कि ब्रिटिश हैं, और वो वहाँ पर अब एक स्कूल खोल के बैठे, मुझे उनका नाम भूल गया, और बेहतरीन सिंधी बोलते हैं वो। फिर आपको जेफरी लैंगडन का पता होगा, जो चित्राल में जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का पूरा हिस्सा गुजारा जब पाकिस्तान 1947 में हुई थी, कलाश में। तो ही चोज टू लिव इन पाकिस्तान। मेजर जेफरी लैंगडन नाम था उनका। कायद आज़म ने उनको पाकिस्तान की नेशनैलिटी दी, और उनकी डेथ हुई 2016 में when he was 96 years old। पूरा कलाश उनको सलाम करता है कि पढ़ाई लिखाई सब। और वहीं कलाश फादर ऑफ कलाश, बिल्कुल, he was known as father of कलाश। एंड वो बोलते अंग्रेजी ही थे, लेकिन उनको इतना मज़ा आया ज़िंदगी में कि वो शहर में नहीं बल्कि वो जाके कलाश में आबाद हुए, चित्राल में। तो ये जो ऑर्गेनिक लाइफ होती है ना, जैसे आपने कहा सस्टेनेबिलिटी वाली ज़िंदगी, ये बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में।
बिल्कुल, कलाश इज वन प्लेस जहाँ पे मैं कभी नहीं गया। वैसे अच्छा। पूरा पाकिस्तान में घूमा हूँ, लेकिन कलाश अभी तक ख्वाहिश ही है। सही। और अब तो मेरा ख्याल में जल्दी जाना चाहिए, और वहाँ क्योंकि पे उनका गाना भी बनाना चाहिए। बिल्कुल बनाना चाहिए। और उनके वो कल्चर अब वो खत्म होता जा रहा है ना। बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता उनका वो भी जो अब शहरी होते जा रहे हैं। शहरी, और वो अब जाहिर है अब वो अपना पुराना जो उनका एक रिलीजन है वो भी खत्म होता जा रहा है, जो बिल्कुल। बड़ा दिलचस्प है, जो बिल्कुल नेचर के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अरीब, अब हम आते हैं आपकी सूफ़ी कलाम पे कि आपका जो शगफ़ है सूफ़ी कलाम से, और जिस तरह से आप गाते हैं, मैंने आपको गाते हुए देखा है कि पूरी इन्वॉल्वमेंट होती है, कि इंडल्ज होके आप गाते हैं। आपके नज़दीक सूफ़ी कलाम क्या है, कैसा असर रखता है, और हाउ मच डू यू एंजॉय डूइंग इट? Well, when I'm able to do it properly, I think I enjoy it more than anything else. ये कि एक गाने में घुस जाना, और फिर एक ये कैफियत कभी कभी आती है जब आपको लगता है कि अब आप बिल्कुल एफर्टलेसली वो चल रहा है, और फिर आपको ऐसा लगता है कि वो जिधर आप ध्यान देते हैं वहाँ पे वो गाना निकल जाता है, फ्लो कर रहा होता है, और आप वो नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हो। तो वो जो एक वो हर म्यूजिशियन ने, मेरा ख्याल में हर जो सीरियस म्यूजिशियन है उसने वो ये एक एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। तो उससे बेहतर तो कोई चीज़ होती नहीं है। तो इसलिए सिर्फ म्यूजिक खुद भी जो है सही गहराई में भरपूर तरीके से करना एक बड़ा एक रूहानी एक अमल है। आई थिंक पूरी आर्ट क्रिएट करना एक रूहानी अमल है, और ख़ास तौर पे म्यूजिक, जो कि शायद मैं समझता हूँ कि सबसे वो एक बेहतरीन आर्ट फॉर्म है। और बड़ा ठहराव लाती है ये चीज़ आपकी तबीयत में, जो सूफी कलाम। हाँ, वो जो हम वो बात कर रहे थे ना कि हमारी सोचें जो हैं वो दौड़ती रहती हैं, तो वो एक लम्हा आता है जहाँ पे आप उससे बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं, और आप बिल्कुल सिर्फ एक सेटल होते हैं और सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो वो वाकई एक ब्लिसफुल एक वो होता है। और कोई भी अच्छा म्यूजिशियन हो, चाहे वो जैज म्यूजिशियन हो, क्लासिकल म्यूजिशियन हो, कुछ भी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो, वोकलिस्ट हो, जब वो अपनी फील में होता है तो आप उसके चेहरे पे देख सकते हो कि यार वो तो वाकई एक जन्नत में है। तो अब सूफी कलाम जो है ये हमारे खित्ते की एक ऐसी एक चीज है जो कि मतलब पहचान है एक। हाँ, लेकिन अभी तक हमने उसको उस तरह नहीं समझा। अगर समझा होता तो हम उसको स्कूलों में पढ़ा रहे होते। बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं दी वैसे उसको। हाँ, हम उसको समझते हैं हमारा जी फोक कल्चर, और अब तो कुछ ऐसी थोड़ी सी इंटॉलरेंट किस्म की भी हमारे यहाँ सोच आ गई है, जो कि कहती है कि ये शिर्क है, और उसको फिरका बना दिया। फिरका बना दिया। हालांकि तो धरती की एक चीज है। तो मेरे नज़दीक जो सूफी कलाम है वो बेसिकली तो बात करता है यूनिवर्सैलिटी की, वहदतुल वजूद की, यूनिटी ऑफ बीइंग, सब जोड़ के रखने की। अगर वहदत है खुदा की तो वहदत है, फिर और कुछ नहीं है, फिर ला इलाहा। तो इसका मतलब कि आप जो भी चीज़ करते हो वो इट हैज़ इट्स बिगिनिंग एंड एंड देयर। तो अब ये कि जो मोरालिटी और एथिक्स हैं वो हम जाहिर है रिलीजन से भी सीखते हैं, लेकिन अगर आप ये रूहानी पहलू में ना घुसें तो फिर उसका मतलब नहीं होता, वो एक किताबी चीज़ रह जाती है कि आप कहते हो कि जी ड्यूटी बन जाती है। आप कहते हो जी ये झूठ ना बोलो, ये करो, ये ना करो, कैसे करो, सवाब अज़ाब का चक्कर वो तो हाँ सवाब अज़ाब का, और वो आपसे होता भी नहीं है जब तक आप उस रूहानी उसमें जाके जब वो कुदरती तौर पे वो चीज़ फील करके उसको वो एक एक्सप्रेशन नहीं होता उसका। सो द मोरालिटी एंड एथिक्स हैज टू फ्लो फ्रॉम अ सेल्फ रियलाइजेशन, और हमारा जो सूफी कलाम है वो उस सेल्फ रियलाइजेशन के तजुर्बे हैं हमारी धरती के, हमारी लोकल ज़बानों में सिंधी, सराइकी, पंजाबी, पश्तो, बलोची, ब्रावी, नॉर्दर्न एरियाज़ की ज़बानें। तो और क्योंकि वो एक यूनिवर्सैलिटी का एक्सप्रेशन है, तो उसमें वो इस तरह ये मसले नहीं है कि ये हमारा कल्चर है तो ये हमारा कल्चर नहीं है। उसमें भगवान का भी जिक्र आ जाता है, उसमें रहमान का भी आ जाता है, उसमें संस्कृत भी इस्तेमाल हो जाती है कहीं, ये एलिमेंट आता है। कोई ये नहीं सोच के नहीं जी ये हिंदुओं का, ये हमारा नहीं है, नहीं, क्योंकि वहदतुल वजूद तो कहता है कि अगर कोई सच्चा हिंदू है तो उसका भी वही खुदा है। सब इंसान है, और सब इंसान जब हकीकत अगर एक है और उसी हकीकत से अगर आप जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो आप चाहे जौन से भी मजहब से आ रहे हो या जौन से भी कल्चर से आ रहे हो, आप उसी हकीकत की तरफ आ रहे हो। इसलिए जो हर कल्चर या हर मजहब के जो होली लोग होते हैं, और वाकई मानों में जो बुजुर्ग होते हैं या जो सेंट्स होते हैं, सिर्फ दिखावे के नहीं बल्कि हकीकत, वो एक दूसरे को पहचानते हैं।
एक मुसलमान सेंट या मुसलमान बुजुर्ग एक किसी क्रिश्चियन सेंट से अगर मुलाकात करेगा, वो पहचान लेगा कि हाँ यार ये भी अल्लाह वाला है। हाँ, वो एतराज नहीं करेगा, कोई एतराज नहीं होंगे। हाँ। लेकिन जो अपने खुदा से दूर होगा ना, वो फिर वो दूसरे insecure मज़ाहिब होता और है। दूसरे कल्चर्स, हाँ वो इनसिक्योर होगा। वो कहेगा नहीं जी ये भी वो शिर्क, ये एतराज भी शिर्क, करेगा ये भी दूसरे शिर्क, ये पे। भी शिर्क। बिल्कुल। वो हर चीज़ में शिर्क की तलाश में और होगा। फिर वही बात है कि वो जोड़ने के बजाय वो नफरतें बांटने की बात करते हैं। नफरतें बांटते हैं। और फिर ऐसे लोगों से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो उन्होंने दीन का ठेका ले रखा है, या वो ऐसे राहबर हैं या रहनुमा हैं जिनके पीछे चला जाए। बिल्कुल जो ऐसा। सेपरेट करने की बात करेगा, मैं तो समझती हूँ आजकल के उसकी बात ना सुनी जाए। आजकल के दौर में हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते सेपरेशंस, हमें इकट्ठा होकर चलना है। ग्लोबलाइजेशन का दौर है, लोग यहाँ तक के नेशनलिज्म को पीछे कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, सब इंसान हैं, इकट्ठे हैं, खुदा का एक मुल्क है, एक पूरी दुनिया है, तो उसमें अल्लाह ताला के बाशिंदे बन के रहना तो चाहिए। तो यही मेरे ख्याल से वो मैसेज है जो सूफ़ी कलाम से हमें मिलता है। अरीब का एक और बड़ा मज़ेदार सॉन्ग है जो अभी हम चल के आपको सुनाते हैं, सुबह आज़ादी, और फिर उसके बारे में हम वापस आके बात करते हैं। ये दाग दाग उज जी, वेलकम बैक। और ये भी आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अरीब, इसके पीछे क्या थॉट थी? थैंक यू। आपने देख लिया कि कमर्शियल काम तो मुझसे होता नहीं है। सुबह आज़ादी जो है सही, ये फैज़ साहब का की नज़म है, जो एक मेरी दोस्त ने मुझे निशानदेही की थी अच्छा। कि इस पे तुमने काम करना चाहिए। सही। और भाई मेरे लिए बड़ी मुश्किल उर्दू होती है, तो फैज़ साहब को भी समझने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि फैज़ साहब हमारे घर भी आया करते थे, अच्छा, अब्बा के अच्छा। दोस्त थे, लेकिन उनको समझने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है। तो ये जब मैंने ज़रा थोड़ी पढ़ी और मैंने जब समझा, तो मैंने कहा यार ये तो इतनी कमाल की नज़म है, और अजीब बात है कि किसी ने कंपोज नहीं की आज तक। और उसकी वजह यह है कि वो आज़ाद शायरी है, बिल्कुल। तो आज़ाद शायरी कंपोज करना मुश्किल होती है। लेकिन वो बस उसकी धुन जो है वो मुझे धुन सवार हो गई अब। आमद होना शुरू हो गई और वो ठीक बन गई। आई एम वेरी प्लीज्ड विद द ट्यून। सही। तो ये जो नज़म है ये बुनियादी तौर पे, क्योंकि मैं तो एक, जिस तरह मैंने जिक्र किया, एक इनकलाबी मैंने एक वो यूथ गुजारा था। सही। नौजवानी में हम सख्त इनकलाब सवार होता था कि हम जी हम चेंज लेकर आएंगे। चेंज लेके आएंगे और हम एक इनकलाब से चेंज लेके आएंगे, और वो इनकलाब बेशक सड़कों पे हम जिद्दोजहद करेंगे और पलटेंगे एनर्जी होती है ना वो। तख्ता पलट के जो है हम मजदूर, किसानों और औरतों और वो हर एक सबके हकूक सबके हकूक की बात करें। तो वो फैज़ साहब का जो है ना, वो गीत कहता है कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गुजीदा सहर, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार, कि मिल जाएगी कहीं कहीं ना कहीं। तो मतलब वो बात करते हैं कि यार क्या ये था वो इनकलाब, वो ख्वाब। असल में फैज़ साहब ने ये गाना लिखा था पाकिस्तान बनने के फौरन बाद। अच्छा। उनसे कहा गया था कि आप पाकिस्तान बनने पे एक गीत लिखें, तो उन्होंने अपना रिव्यू दिया। उन्होंने अपना रिव्यू दिया ऑनेस्ट कि भाई रिव्यू। ऑनेस्ट रिव्यू, क्योंकि उस वक्त कत्लेआम चल रहा था, उस वक्त मैसेकर्स चल रहे थे। ये यहाँ पे सिखों को और हिंदुओं को कत्ल किया जा रहा था, वहाँ पे मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा था, मैस माइग्रेशन हो रही थी। तो फैज़ साहब ने कहा कि यार ये था हमारा ख्वाब क्या। तो लेकिन ये चीज़ अप्लाई कहीं भी हो सकती है। उनका गाना, उसमें वो अच्छी आर्ट में जो है ना यूनिवर्सैलिटी होनी चाहिए, कि वो बात एक बड़ी लोकल चीज़ की कर रहा हो, लेकिन आप उसको किसी और चीज़ के बारे में भी आप लागू कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो आप इसको रूसी इनकलाब के बारे में भी आप देख सकते हो कि आपने रूसी इनकलाब में बड़े ख्वाब थे, उसके बाद स्टालिनिज्म का दौर आया, क्या ये था वो आपका ख्वाब? और आखिर में वो कहता है कि चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। तो वो एक गाना है कि यार नहीं, हमने अभी हार नहीं मान रही, और हमने ये नहीं समझ लिया कि आई हैव अराइव्ड, कि अब हम पहुंच गए हैं, अब हमने मजीद करने की कुछ जरूरत नहीं, जब तक हम जिंदा हैं द स्ट्रगल गोज ऑन। अच्छा, फैज़ साहब के कलाम जो है ना वो बहुत ट्रिकी है। लोग समझते हैं, जैसे कई सालों से मैं ये समझ रही थी कि वो जो उनकी गज़ल है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, कई लोगों ने उसको लव सॉन्ग समझा, जबकि वो उन्होंने फ़लस्तीन पे लिखा था। बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि उन्होंने 1970s 60s के एंड में
बहुत एक बड़ा मैसेकर हुआ था वहाँ पे फ़िलिस्तीन, और उन्होंने ये नज़्म लिखी थी। वाह। और फिर इसको नूर जहाँ साहिबा की एक स्टोरी, उन्होंने कहा कि मैं फैज़ साहब के घर गई थी, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने ये बताया कि ये मेरी एक नज़्म वाह। है, इसको तुम अगर गा सकती हो तो गाओ। बिल्कुल, फैज़ साहब की खूबसूरती ये थी कि वो उन्होंने इनकलाब को रोमांटिक कर दिया। और इस एक चीज़ को ऐसा- समझना हर एक के बस अरे की हाँ। बात नहीं है। एक वो इनकलाब, जिंदगी का इनकलाब, एक जिंदगी के जिद्दोजहद हाँ। में, और एक आम आदमी, एक आम औरत की जिंदगी के जिद्दोजहद में हाँ। वो एक रोमांस ले आए थे कि बिल्कुल। इसमें भी एक बड़ा रोमांस है, इसी के अंदर वो जो है मैसेज वो डिसाइफर करना फिर वो हाँ, हर एक की अपनी हाँ। अपनी वो सलाहियत है, लेकिन ये वाकई एक बहुत, जैसे कहते हैं ना कि एक कारीगरी है बहुत उनकी बिल्कुल, बड़ी, बिल्कुल बेशक। हर एक के बस की बात नहीं है। अच्छा अरीब, अभी मैं आपको थोड़ी सी सैर करवाती हूँ और हम थोड़ी सी और आपसे लाइफ लेसन्स लेंगे, जबरदस्त। जिंदगी के बारे में बातें करेंगे, ट्रेल लेकिन थोड़ा 5 चल ट्रेल 5 पे आप ऊपर तक तो गई होंगी। बिल्कुल, लेकिन हम ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, नहीं, हम अभी नहीं। अपनी औकात के मुताबिक रहेंगे। एक तो अंधेरा भी हो रहा है और इतनी एनर्जी भी फिलहाल नहीं है, तो चले, हम चले, थोड़ी चले। थोड़ी सैर करते हुए चलते हैं। ठीक है। अच्छा अरीब, मेरा ना हर जो गेस्ट है उससे एक सवाल होता है, और वो बहुत ऑनेस्ट होता है। लाइक ये नहीं कि आप ज़िंदगी का फ़लसफ़ा कहीं से सुना है तो बता दें, जो आपकी अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे हैं ना, उनको जहन में रखते हुए आप मुझे ये बताएं कि आप अपनी ज़िंदगी से खुश हैं। हाँ और नहीं, दोनों। That's actually a very beautiful answer. हाँ। क्योंकि अक्सर लोग बस हाँ पे जाके ना चुप हो जाते हैं। हाँ, नहीं मतलब मैं नहीं, अगर नहीं कहूँ कि कहते, अगर वो ढेर नहीं मुतमईन हूँ, कहते। तो फिर तो वो फैज़ साहब वाली बात गलत हो जाएगी ना कि बिल्कुल। चले चलो, अभी वो मंजिल नहीं आई। Exactly. तो वो मंजिल अभी तक नहीं अच्छा आई। अच्छा। वो मंजिल के, हाँ जाहिर है जगह जगह पे वो पता चलता है कि यार खुशी होती है, हाँ, लेकिन अभी किधर, अभी तो हम क्या अभी तो कहते हैं? सफर शुरू हुआ है। हाँ और क्या, अभी तो इतनी चीजें करनी है और मुझे इतनी वो मतलब अभी तो काम रहता है, लेकिन ये कि वो तो जाहिर है वो हमारे हाथ में तो नहीं होता, वो किसी बिल्कुल। टाइम पे भी जो है वो लेकिन कहते हैं प्लग खींच ना, सकते बिल्कुल, हैं। लेकिन जब तक वक्त है, प्लग जब तक लगा जब हुआ तक है। लगा हुआ है तो वो अभी तक तो मैं नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ अपनी जिंदगी से। ऑफ कोर्स आई हैव मच टू बी ग्रेटफुल फॉर। मेरा ख्याल में कि सबसे ज्यादा तो जस्ट सो मेनी फैंटास्टिक डियर पीपल जिनसे मेरी दोस्ती है और मुलाकातें हैं, और मेरे ख़ानदान में, और मेरी छोटी बहन और मेरी वालदा, अब्बा तो फौत हो गए, तो ये मतलब ये है कि बस जस्ट पीपल आई एम सराउंडेड बाय, आई थिंक सबसे ज़्यादा। और ये कि हालांकि फाइनेंशियली तो एक मुस्तकिल एक स्ट्रगल होता है, एक मुझ जैसे आर्टिस्ट के लिए जिसका कोई बिजनेस से कोई दूर दूर से कोई वास्ता ना, शौक ज्यादा रखता है अपने काम से, प्यार ज्यादा रखता है। प्यार ज्यादा रखता है, बिल्कुल, और जिसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई हो कि उसको बताया गया हो कि बिजनेस करना तो एक गुनाह है। बिल्कुल, जैसे आपने शुरू में कहा ना कि वो गाली। हाँ। तो सही। मुझ जैसे आर्टिस्ट के लिए एक स्ट्रगल ज्यादा होती है, और इसलिए मुझसे जो है ना वो कोई नौकरी नहीं की जा सकती। सही। मैं किसी के नीचे लग के मुझसे काम नहीं होता। हाँ, उस सूरत में हो सकता है अगर मुझे अपने शोबे में लगे कि जो मेरा अगर कोई बॉस है तो वो मुझसे ज्यादा जानता है और मैं उससे सीख सकूं, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि मेरी फील्ड कोई हर कोई समझ नहीं समझ सकता, तो फिर मुझे लगता है कि यार इससे ज्यादा तो मुझे पता है। एग्जैक्टली, कभी-कभी होता है आपके ऊपर जो लोग मुसल्लत किए जाते हैं, वो आपसे बहुत कम तजुर्बे में होते हैं, तो फिर ज्यादा तकलीफ होती है उनसे इंस्ट्रक्शंस लेना। जो सियाने लोग होते हैं वो बर्दाश्त करके और वो निगल के और वो जरा डिप्लोमेटिकली अपना काम निकाल लेते हैं। मैं मुझसे नहीं होता, मैं मुंह फटूं, मैं कह देता हूँ कि नहीं ये तो बकवास बात है, तो इसलिए मुझसे उस तरह का काम होता नहीं है, और 9 to 5 यानी कि। लेकिन ये कि मैं वाकई इतना खुशकिस्मत हूँ कि इसके बावजूद ये कि जो भी मेरे दिमाग में कोई सोच आए कि यार मैंने एक प्ले करना है, हो जाता है वो। अभी देखो मैं लिख रहा था एक प्ले, मैंने कहा कि मुझे प्ले करना है, मैंने उसकी कहानी पे काम करना शुरू किया, ये ग्रांट अपॉर्चुनिटी आ गई, मैंने ग्रांट लिखी, वो मिल गई। फिर मैंने कहा अभी मैंने किताब लिखनी है, अब वो भी हो जाएगा। ये इसलिए क्योंकि आप एक डूअर हैं, आप कर लेते हैं चीजें, हाँ, सिर्फ ख्वाब नहीं देखते, आप करके भी दिखाते हैं। होपफुली। तो अभी तो मैंने फिल्म भी बनानी है। अच्छा। हाँ, सीरियल चले भी चलो, करनी है, चले चलो फिल्में भी बनानी है,
और अब ये कि पहले कुछ लोगों का होता है ना कि ट्रैवल आई वांट टू ट्रैवल मैंने तो किया है काफ़ी, जाहिर है ट्रैवल कभी भी काफ़ी नहीं होता, लेकिन अब मुझे बेमकसद ट्रैवल का मुझे मज़ा नहीं आता कि अगर मैं सिर्फ जाऊं कि जी कोई आप छुट्टी मनाने आप कहीं जा रहे हैं, क्या मतलब छुट्टी मनाने, वो तो आप यहाँ से मरी भी जा सकते हैं। बिल्कुल, ये तो ये यहाँ पे Exactly. ये हमारे ये छुट्टी मनाने, अभी भी हम छुट्टी मना रहे हैं। बिल्कुल, आपको जगह ही चाहिए ना, थोड़ी सी सॉलिट्यूड चाहिए, लोग चाहिए, एग्जैक्टली, सोहबत चाहिए और जगह चाहिए, तो छुट्टी हो गई आपकी। छुट्टी हो गई। और बेहतरीन छुट्टी मेरे लिए वो होती है कि जहाँ पे वो मैं कोई काम कुछ चीज़ क्रिएट हो रही हो, तो उस तरीके के ट्रैवल्स का मुझे बहुत मजा आता है। तो अभी देखें, अभी गर्मियों में यूके में भी अभी जाके हम प्ले करेंगे। आपने जिक्र किया था ऑफ कैमरा कि जो प्ले आप कर रहे हैं उसकी रीडिंग है यूके में। यस, ये जो अभी हम मार्च में कराची में कर रहे हैं प्ले, उसकी फिर रीडिंग होगी जुलाई में 2-3 वेन्यूज में यूके में। सही। और उसका मकसद ये होगा कि उन रीडिंग से हम इतना इंटरेस्ट जनरेट करें कि उसको वहाँ पे भी फिर एक प्रॉपर थिएटर में बाद में प्रॉबेबली अगले साल मतलब 2023 में उसकी एक फुल फ्लेज प्रोडक्शन उधर भी करें। सही। और इस प्ले में यहाँ पे जो हम कर रहे हैं कराची में, क्योंकि वो एक एनवायरमेंटल प्ले है, तो उसमें हम जो हमारा जो कुछ इंडिजिनस म्यूजिक है, ये खास तौर पे हमारी रिवर कम्युनिटीज का, उसको भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब वो यूके जाके किस तरह करेंगे देखते हैं। सही। अब जाते जाते एक और सवाल छोटा सा, वो ये कि आप अपनी यंगर सेल्फ को क्या एडवाइस करेंगे इस उम्र में, कि अगर आप पीछे देखते हैं व्हेन यू स्टार्टेड से अबाउट, आप 14 साल के थे, 17 साल के थे, इवन 20 साल के थे, जब स्टार्ट हो रही थी एक स्ट्रगल, तो उस यंगर सेल्फ को क्या एडवाइस देंगे? 14 साल तो बहुत छोटी उम्र होती। 18-19 साल तक तो वो लाउबाली सी उम्र होती है। मतलब उस साल में तो मैं ये सिर्फ कहूँगा कि शाबाश जो किया बस ठीक है। बिल्कुल ठीक, सही, गुड जॉब। गुड जॉब, उसको मैं कुछ नहीं कहूँगा। सही। अपने जो 20s हैं, जब मैं अकेला था क्रोएशिया में, और सही स्ट्रगल स्टार्ट हुई थी। स्ट्रगल तो इतनी नहीं थी, मतलब पार्टी हो रही थी। सफर आहिस्ता आहिस्ता अकेले शुरू हुआ ना? उधर मैं पार्टी कुछ ज्यादा करता अच्छा। तो उस वक्त मैं जरा अपने उस सेल्फ को कहता कि यार ठीक है, पार्टी तो होती रहेगी जिंदगी में, थोड़ा सा कुछ काम भी कर लो। सही। अब वो उस वक्त काम मेरा, एक तो खैर मैं पढ़ाई कर रहा था जो मैंने कभी खत्म नहीं की। अच्छा। मैं उस वक्त एडवाइस देता कि यार कर लो, खत्म क्या हो गया, जो कि उस वक्त मेरे वालिदैन भी कह रहे थे। और दूसरा ये कि वो उधर मैं म्यूजिक भरपूर बजा रहा था। सही। तो मैं उस वक्त मैं एडवाइस देता कि जरा आप म्यूजिक ने आपने सीरियसली तो लिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसको और जिंदगी को भी सीरियसली। नहीं, म्यूजिक को ही सीरियस ले, लेकिन इसको थोड़ा सा और ब्रॉडली देखो। सही। क्योंकि वहाँ पे हम हर वीकेंड को ना, जाग्रेब शहर है क्रोएशिया में, अच्छा, वहाँ पे एक पब होता था, नया एक पब खुला था गॉडो के नाम से। उस पब को हमने आबाद किया। हम हर सैटरडे को वहाँ पे जाते थे और हमारी परफॉर्मेंस होती थी। सही। और वहाँ पे लोग हमें सुनने आते थे, और कोई तकरीबन 60, 80, 100, 150 लोग भर जाते थे उस पब में हमें सुनने के लिए। कोई साउंड सिस्टम नहीं होता था, लाइव म्यूजिक, कोई माइक्रोफोन के बगैर। अच्छा। तो मुझे चिल्ला के गाना हो रहा चल पड़ रहा होता था, और लोगों को मैं चुप करा के अच्छा, इतना नेचुरली गाता था। सही। मजा भरपूर आता था, लेकिन ये कि वो एक रेपिटेशन बहुत ज्यादा हो गई, उसमें ग्रोथ एक जमाने के बाद रुक गई, फिर वो बोरियत का शिकार हो गया। बोरियत बाद में आती है। लेकिन ये कि पहले तो आप एक मजे में होते हैं, आपको पता नहीं चल रहा होता, गुनूदगी पहले आती है। तो हाँ, तो ऐसे मुझे लगता है कि हालांकि मैंने मजा तो बहुत लिया है जिंदगी का, लेकिन मैंने वक्त भी बहुत ज़ाया किया। लेकिन शायद ये कि अब मेरी 50 साल उम्र है, तो शायद इस उम्र में आके लोगों को महसूस होता है, एक अर्जेंसी भी आ जाती है। सही। क्योंकि आपके सामने जो जिंदगी है वो जरा कम लगती है आपको। पहले तो आपको लगता है कि बहुत टाइम पड़ा, जिंदगी पड़ी है, अब आप देखते हो नहीं, अब जिंदगी नहीं पड़ी। सही। और अभी तो मैंने ये भी करना था, ये भी करना था, ये भी करना था, फिर संजीदगी ज्यादा आना शुरू, तो फिर संजीदगी आती है। सही। बिल्कुल सही। अरे आपसे बात करके इतना मज़ा आ रहा है कि अब मेरा दिल नहीं कर रहा कि हम इस कॉन्वर्सेशन को यहाँ स्टॉप लगाएं, लेकिन चूंकि वक्त हर एक का, जैसे आपने खुद ही कहा था कि एवरीथिंग दैट हैज़ अ बिगिनिंग हैज़ एन एंड,
तो हमारी भी अब कॉन्वर्सेशन का और शो का एंड अब आन पहुंचा है। अरीब के साथ तो खैर बातें होती रहेंगी हमारी, लेकिन आपको हम यहाँ पर अलविदा कहते हैं। अगले हफ्ते किसी नए मेहमान के साथ इसी तरह किसी नई जगह पर उनके साथ दिलचस्प गुफ्तगू करेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वी लोग शो के लिए आज इतना ही, अगले हफ्ते मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज।